नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और आज 5 की बात में बात एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के टकराव की। दिल्ली पुलिस ने गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया है। तो गोपाल इटालिया जो है वो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर गोपाल इटालिया आज राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करके समन किया था और इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का आरोप था कि आप कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के गेट को धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया यहां आकर भी ट्वीट कर रहे थे ताकि लोग उकसावे में आकर यहां पहुंचे और कानून व्यवस्था खराब हो। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की और मुझे लगता है इनफैक्ट मेरी 2 बजे एक मीटिंग थी बहुत जरूरी जो अब डिले हो गई है सेंट्रल दिल्ली में, और क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है, ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। महिला आयोग दफ्तर से ही गोपाल इटालिया ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है, मुझे धमका रहे हैं। तो गोपाल इटालिया ने ये ट्वीट किया और उनके इस ट्वीट को केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। जो लोग गोपाल इटालिया को डिटेन कर रहे हैं उनके पास सिर्फ इतनी राजनीति है, उनको स्कूल ठीक करने नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। 27 साल हो गए उनको सरकारें चलाते हुए, उनसे एक स्कूल शानदार नहीं बना। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ड्रामा है। तो आखिर ये क्या हो रहा है? एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहे हैं और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं और राजनीतिक विश्लेषक देशरत्न निगम हैं। तो सबसे पहले संजीव झा, आपसे ये जानना है कि इस समय जो गोपाल इटालिया ट्वीट कर रहे हैं उन पर आरोप है कि वो ट्वीट करके और उकसा रहे हैं ताकि एक भीड़ पहुंचे और यहां पर मामला जो है वो तूल पकड़े। और हमने सुना रेखा शर्मा को ये कहते हुए कि उन्हें अपनी जान का भी डर लग रहा था और इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाई और एक हंगामा खड़ा करना मकसद था। तो क्या मामला है जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में आज उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है कि 27 साल में क्या किया। आज गुजरात की जनता इनसे सवाल पूछ रही है, तो अब पूरी पार्टी गोपाल इटालिया के पीछे पड़ गए हैं। आखिर क्या गोपाल इटालिया की गलती है? क्या वो पटेल समाज से आते हैं इसलिए गलती है? पाटीदार समाज ने आंदोलन किया था नहीं, गलती तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो आपत्तिजनक ट्वीट हैं। 2 ट्वीट हैं उनके जिसको लेकर उन्हें समन किया गया था, तो गलती ये है। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर ये इस तरह का अपराध है तो आप दिल्ली के चुने हुए सांसद की भाषा आपने सुना होगा, तो क्या उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे? तमाम बीजेपी के नेता के भाषा अगर सुन ले तो मुझे लगता है फिर सारे नेता इनके जेल में होने चाहिए। मुझे ये लगता, तभी मैं कह रहा हूं कि बात ट्वीट का और अपराध का है ही नहीं। आज बीजेपी के 27 साल के काम को दिखाने के लिए नहीं है इनके पास। दूसरी बात कि बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है और 33 साल का लड़का जिसको पटेल समाज में भी और पूरे गुजरात के लोग पसंद कर रहा है,
उनके काम, उनके जज्बे, उनके काम करने के तरीके, तो आज बीजेपी घबरा गई। और ये घबराहट का ये नतीजा है कि बताइए, आप अरेस्ट कर लिया, क्या गलती थी, क्या अपराध था? ठीक है, ये एक बार आपने जो कहा कि आपने कहा कि मामला ट्वीट का है ही नहीं, ये उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ट्वीट का या कुछ कहने का मामला होता तो फिर बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जैसी बोली है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देशरत्न निगम, आपका क्या इसके ऊपर जवाब है, और क्या इतना आपत्तिजनक था जिस पर उन्हें यानी गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया गया है? देखिए नगमा जी, थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर। उनको उसके लिए जो ट्वीट्स वगैरह किए, जो हिंदू विरोधी इन्होंने भाषण दिए, या महिलाओं को बोला कि मंदिर और उसमें ना जाएं, वहां शोषण होता है, इस तरह की जो एक पक्षी हिंदू विरोधी बातें करी, जिसके विषय में इनको सम्मन दिया गया था, उस सम्मन में इनको जवाब देना था। और वहां जवाब देने के वक्त इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए और हुड़दंग हुआ और जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी और उनको बाहर निकलने से रोका गया, कन्फाइन किया गया। एक महिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो कि एक बहुत ही सम्माननीय पद है। तो वो सारी चीजें, वो इसलिए शिकायत है, ये देखिए इधर उधर भटका रहे हैं। शिकायत इसलिए कि वहां जाके आप ट्वीट करके लोगों को उकसाएंगे वहां पर, और वहां पर हुड़दंगा करेंगे। और उन्होंने साफ बताया अभी आपको चैनल पर कि वो अपनी मीटिंग तक करने बाहर नहीं निकल पाई और जबरन अंदर घुसने की कोशिश करी। तो ये शिकायत उस संबंध में है। उसका बाकी उनके किसी भी जो उन्होंने पहले हिंदू विरोधी बातें बोली, या भारत तोड़ो कार्यक्रम में वो बड़ा उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। एक शबनम अंसारी हुआ करती थी, उनकी एक एनजीओ के उसमें डिसमेंटलिंग इंडिया करके उन्होंने एक वो अलग पृष्ठभूमि है, उसके लिए उनको तो अरेस्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं हुआ है। ये आज की जो कार्रवाई हुई है वो आज की आपराधिक गतिविधि के कारण हुई है। इसको जो इधर उधर घुमा के आप राजनीति से जोड़ रहे हैं वो नहीं है। कोई भी अगर जाएगा, मैं अगर 100 लोगों को जाके अगर हाईकोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस के उसमें घुसने की कोशिश करूंगा, वो मुझे भी बंद करवा देंगे। तो एक तो बात लॉ एंड ऑर्डर की आप कर रहे हैं देशरत्न जी, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो एक पक्ष हिंदू विरोधी बात कर रहे थे, तो उसी पे संजीव झा ने कहा था, और ये हम लोग तमाम लोगों ने सुना है कि बीजेपी के नेता भी एक समुदाय विरोधी लगातार नाम लेकर बात कर रहे थे। तो क्या उन लोगों पे कार्रवाई हुई? इसलिए होता है कि अब सवाल उठता है कितनी जल्दी कार्रवाई इन चीजों पे हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से जब इस तरह के बयान या इस तरह के बोल आते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, वो जो एक परिप्रेक्ष्य, अगर परवेश वर्मा की अगर आप बात कर रही हैं, मनीष शर्मा की वहां जघन्य हत्या हुई, उन्होंने वहां कहा जिहादी ताकतों के खिलाफ जो इस तरह की हत्याएं करती हैं उनका बहिष्कार करो। उसका बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। वो उस संदर्भ में बात कर रहे थे, यहाँ किसी की हत्या नहीं के संदर्भ में बात नहीं हो रही है, जघन हत्या के उसमें यहाँ पर जबरन घुसने की बात हो रही है। दोनों इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। यहाँ पर एक आज की जो आपराधिक तो क्या वो नहीं, तो पर सवाल उठेगा कि वो क्या भड़काने वाली बात नहीं थी? अब ये कौन कहेगा कौन जिहादी ताकत है कौन नहीं? ये तो एक सीधे है कि आप कैसे इकोनॉमिक बहिष्कार करें। बहरहाल आपने एक बात उठाई ये कि आज लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, जो पुराने हिंदू विरोधी बयान है बात उसकी नहीं है। तो संजीव झा आज वो लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे और वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, तो ऐसा करने पर उनके पुराने मामलों पे कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो उन्होंने किया उस पे कार्रवाई हुई है। जो किया उन्होंने आज वो गलत था, तो इसको राजनीति से आप नहीं जोड़ सकते। अगर वो आज ये नहीं करते तो शायद उन पे ये कार्रवाई नहीं होती। नगमा जी, गोपाल इटालिया कमरे के अंदर थे, एनसीडब्ल्यू चीफ उनको बुला के धमका रहे थे। अगर मान लीजिए किसी तरह का बाहर में किसी तरह का अगर ये इनकी बात ही सच मान लो कि हुआ, तो डिटेल तो उनको होना चाहिए था ना। जिसने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, गोपाल इटालिया को क्यों जेल भेज रहे हैं आप? तभी मैं कह रहा हूं कि इनको नफरत है पाटीदार समाज से, पाटीदार समाज के युवा नेताओं से। और ये बात करते हैं, एक बात बताइए आप कि आज से 3 दिन पहले बीजेपी के एक नेता ने हमारे देवी के बारे में क्या क्या बोला आपके सामने। उत्तराखंड के विधायक हैं, वो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा था कि सीता माता के भी है, शर्म आनी चाहिए इनको। ठेकेदार बनते हैं ये, इनको ना तो देवी से लेना देना ना धर्म से लेना देना। ये पाटीदार समाज से बदला लेना चाहते हैं वहां। तो आखिर इतना पाटीदार समाज के पीछे आप बार बार बात कर रहे हैं कि सिर्फ पाटीदार समाज पे हमला क्यों? गुजरात चुनाव है इसलिए आपको लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वहां पे वो इसलिए हो रहा है चुनाव में? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज
पटेल समाज ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया था। क्या किया इन्होंने? जेल में बंद कर दिया, गोली से भून दिया। आज पटेल, चूंकि गोपाल इटालिया उस पटेल आंदोलन में थे, पाटीदार आंदोलन में थे, तो बीजेपी की जनता पाटीदार पटेल से नफरत करता है। एक 33 साल का लड़के से इतना क्या घबराहट है आपको? उसके फर्जी वीडियो रोज निकाल करके आप उसको बदनाम करने, उसको जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैं कह रहा हूँ आप फिर गोपाल इटालिया के पीछे ही क्यों पड़े हैं सारे लोग? तब मैं कह रहा हूँ तो कि आप ये लोग तो कहते रहे कि तमाम आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं बीजेपी। यहाँ पे दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हैं और नेताओं के पीछे पड़े हैं। क्या सिर्फ गोपाल इटालिया के पीछे पड़े हैं? क्योंकि आप ही आम आदमी पार्टी ये कहती रही है। पूरे भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में गोपाल इटालिया के पीछे पड़ा हुआ है। रोज आज से पुराने वीडियोस को डॉक्टर करके चलाया जा रहा है। तो आप गुजरात में अगर मान लीजिए इस फर्जी वीडियो का सहारा लेना पड़े तो इससे साबित होता है कि अपने गुजरात में ऐसा देशरतन जी, कुछ क्या नहीं किया। बीजेपी, जैसा इनका आरोप है, बीजेपी गोपाल इटालिया से या पाटीदार समाज से घबरा गई है वहां पर आने वाले चुनावों को देखते हुए? देखिए नगमा जी, पिछले बार भी पाटीदार समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने, जिसको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कहते हैं, भाजपा को वोट दिया था। भाजपा की सरकार आई थी और वहां पर लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी पाटीदार समाज में दिया था। ये इनको पता नहीं कहां से समझ में आ रहा है कि पाटीदार समाज बीजेपी का विरोध कर रहा है। और जो हालात हैं इस तरह का, देखिए जानबूझ के इसको क्रिएट किया जा रहा है कि इस तरह का आंदोलन करा जाए कि पाटीदार समाज के खिलाफ है। आप यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली में आपके हुड़दंग मचाया और जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं उनको आपने जबरदस्ती कन्फाइन करने की कोशिश करी। आपको उस अपराध के लिए जेल भेजा गया है। तो आप लेकिन कहना ये चाहते हैं कि गुजरात में जो पाटीदार समाज है वो बीजेपी के खिलाफ है। ये देखिए, कुछ तो थोड़ा संयम बरतें और कुछ तो थोड़ा सा दिमाग से इस्तेमाल करें। वहां की राजनीति, दिल्ली में जो आपने अपराध किया है गोपाल इटालिया ने, आप आदमी लोगों के समर्थक ने, उसका गुजरात के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और हमारा महिला आयोग पाटीदार समाज के खिलाफ नहीं है। ये महिला आयोग की अध्यक्ष की कंप्लेंट है। वो पाटीदार समाज से उनका ना उनसे उनकी दोस्ती है ना उनसे उनकी दुश्मनी है। वो एक न्यूट्रल संस्था है। वहां अगर आप करेंगे या हम जाके करेंगे, चाहे कांग्रेस का हो भाजपा का हो, इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, वरना ये जो आयोग है काम कैसे करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि ये जो आज हुड़दंग हुआ या जो लॉ और ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है, जो व्यवस्था बिगड़ने की बात हुई, उसके लिए यहाँ पे कार्रवाई की गई है। लेकिन चूंकि गुजरात में चुनाव है इसलिए हर चीज चुनावी चश्मे से जरूर देखी जाएगी। और अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये पाटीदार समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या इसका असर होता है ये देखना होगा। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त और ब्रेक के बाद दूसरी बड़ी खबर आज की, हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ फैसला, अभी बैन से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बटा हुआ फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया। जस्टिस गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में मतभेद हैं। बेंच ने फैसले पर एक राय न होने के बाद निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए। अब ये मामला संविधान पीठ को भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस अब इस मामले में किसी बड़ी बेंच को लिस्ट करेंगे। हमारे सहयोगी नेहाल किदवाई ने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से बात की। मेरा एक्सपेक्टेशन अलग था, फिर भी हमारा आज का रूल्स के लिए कोई समस्या है नहीं। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय निर्णय दिया था, उस निर्णय को अभी वैलिड है। इस कारण से सरकार ने क्या क्या सर्कुलर हम लोग दिया था, वो सर्कुलर के अनुसार ही हम लोग आगे वी आर गोइंग टू रन दिस क्लासेस। देयर विल बी नो डिफरेंस। अगेन, seeing the condition of the world today, the way women are fighting for their freedom, I had expected a better judgment.
और असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष, उनका ये मानना है कि बीजेपी हिजाब को एक गैर जरूरी मुद्दा बना रही है। हिजाब पहन रही है इसलिए पहन रही है क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही है कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला यखरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। और इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक और उसके बाद अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के लिए हाई कोर्ट से उद्धव गुट को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट से आज शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा लटके को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि वो कल सुबह 11 बजे तक ऋतुजा लटके का इस्तीफा मंजूर करे और इस बारे में याचिकाकर्ता को सूचित भी करे। कल मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अर्जी भरने का आखिरी दिन है। ऋतुजा लटके को ठाकरे गुट ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके की पत्नी है। शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे की ओर से पर्चा भरने के लिए ऋतुजा लटके ने बीएमसी की नौकरी से इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफा कई वजहों से लटक रहा था। ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि वो बीएमसी पर इस्तीफा स्वीकार नहीं करने का दबाव बना रहा है। इसके बाद ऋतुजा लटके ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। शुक्रवार के दिन तक अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है और गुरुवार शाम को ही ये साफ हो पाया कि उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से कौन चुनाव लड़ने वाला है। ऋतुजा लटके जो वहाँ के विधायक थे, रमेश लटके की वो पत्नी है और वो उनका जो पूरा मामला है वो बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। दरअसल वो बीएमसी में कार्यरत थी और उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया था और जब तक इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाता है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ पाती। ऐसे में क्योंकि उन्होंने इस्तीफा का पत्र दिया हुआ था पहले 2 सितंबर को और बाद में 3 अक्टूबर को और उसे मंजूर नहीं किया गया, जिसके बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। आज जो सुनवाई हुई उसमें पहले ऋतुजा लटके के वकील की ओर से कहा गया कि ऋतुजा लटके के खिलाफ कोई मामला नहीं है, उनके ऊपर कोई ड्यूज नहीं है यानी कोई पैसा ऐसा बचा हुआ नहीं है जो उन्हें वापस भरना है बीएमसी को, और इसके साथ ही जो बीएमसी को 1 महीने का उन्होंने जो नोटिस पीरियड है उसके साथ में अपना वेतन भी 1 महीने का दे दिया है। ऐसे में उनके इस रेजिग्नेशन को अप्रूव करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए उनके इस इस्तीफे पत्र को, ताकि वो चुनाव लड़ सकें। लेकिन इसके विरोध में जो बीएमसी की ओर से वकील थे उनका ये कहना था कि ये बीएमसी के हाथ में आता है कि उनका जो इस्तीफा पत्र है वो कब मंजूर करना है। अदालत में ये भी कहा गया, ऋतुजा लटके पर यह कहा गया कि एक पत्र मिला है जिसमें उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं। जब अदालत ने पूछा कि ये पत्र कब का है तब उन्होंने कहा 12 अक्टूबर का है, यानी 1 दिन पहले का है। ऐसे में कई सारे सवाल उठे और अंत में ये तय किया गया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक बीएमसी को कहा गया है कि आप इनके इस्तीफे को मंजूर कर इन्हें पत्र दे दे ताकि ये चुनाव लड़ सकें। ऐसे में जिस तरह से ये जो पूरा मामला अदालत तक गया, इससे पहले भी लगातार जब शिंदे और ठाकरे सामने सामने रहे, जो मामला है वो अदालत में जाता रहा है। आज भी जब अदालत में गया तब उद्धव ठाकरे गुट की ओर से बीएमसी पर भी कई सवाल उठाए गए कि आप पक्षपाती हो रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं या उनके जो इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जा रहा है उस पर भी ये कहा गया कि राजनीति की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल जब अदालत की ओर से इसे मंजूरी मिली है तब शुक्रवार के दिन जो आखिरी दिन है नामांकन भरने का, ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे गुट से नामांकन भरने जा रही हैं और ये जो चुनाव है ये 3 नवंबर को होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।